सो हेलो टू ऑल। जैसा हमने डिस्कस किया था कि हम केमिस्ट्री ओलंपियाड का स्टेज 1 जो NSEC है, इसमें हम चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे क्वेश्चंस का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर गैसियस स्टेट होगा और मैंने आप लोगों को एनालिसिस में बताया था कि ईच ईयर वी गेट 2 to 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो लगभग आप कह सकते हो कि 10 to 15 मार्क्स का इसका वेटेज है। एंड क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है और सिंपल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। ये हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस, 2016 से 2020 के टाइम के बीच में जो क्वेश्चंस आपके NSEC में आए हुए हैं वो है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास में दो कंटेनर है, दो सिलेंडर है और दोनों सिलेंडर को हमने सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है। पहले सिलेंडर की वॉल्यूम है 25 मीटर क्यूब, दूसरे सिलेंडर की वॉल्यूम है 50 मीटर क्यूब और दोनों का जो प्रेशर है वो 20 किलो पास्कल है, सेम है। और ये कह रहे हैं कि दोनों में सेम नंबर ऑफ, दोनों का जो टेम्परेचर है दोनों सिलेंडर का वो सेम है और हमने इनको किसी वाल्व से सेपरेट किया हुआ है। और अब हम कह रहे हैं कि ये वाल्व जो है हम कनेक्ट कर दें। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है, P = nRT से रिलेटेड है। और जब भी हम दो कंटेनर्स को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो याद क्या रखना है हमको कि द टोटल प्रेशर विल रिमेन सेम इन बोथ द कंटेनर। ऑल्दो अभी भी सेम है, लेकिन अभी क्या है कि वॉल्यूम अलग अलग है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी अलग अलग होंगे। बट फाइनल प्रेशर भी सेम रहेगा, पर वो 20 रहेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग है, तो आपस में डिफ्यूजन के थ्रू मोल्स माइग्रेट होंगी। तो अब कैसे इसको अप्रोच करें? चूंकि इनिशियली दोनों का टेम्परेचर सेम है और आपको ये दे रखा है कि दोनों का प्रेशर 20 है और दोनों का वॉल्यूम दे रखा है, तो व्हाट वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन ईच कंटेनर। तो पहले वाले कंटेनर में हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, कोई एक गैस होगी, वो हम कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा P1V1 डिवाइडेड बाय RT। सिमिलरली इन द सेकेंड कंटेनर द नंबर ऑफ मोल्स शुड बी इक्वल टू P2V2 बाय RT। अब जब दोनों कंटेनर को हम कनेक्ट कर देंगे तो इसको हम एक एज ए होल एक कंटेनर के फॉर्म में मान सकते हैं और उसमें हम कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हो जाएंगे अब N1 + N2। तो उस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है वो अब हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि N1 + N2 मल्टीप्लाई बाय RT डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू V1 + V2, राइट। तो आप ये N1 और N2 का सम यहां से आप रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका P1V1 + P2V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2। तो आप ये वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं। P1 हमारे पास में है 20 किलो पास्कल और इसकी वॉल्यूम है हमारे पास में 25 प्लस P2 20 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय V1 + V2, यानी कि दिस इज 75। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 16.7 किलो पास्कल। आंसर विल बी सी। तो सिंपल मोल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, सॉरी सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द सब्सटेंस X was heated at constant pressure and the temperature observed at various time for heating was plotted against given below। हमने क्या किया, एक सब्सटेंस को हीट किया है और
टेम्परेचर वर्सेस टाइम हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, और साथ में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये आप कह सकते हैं कि एक कंपाउंड के जो डिफरेंट फेजेस हैं उस पर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले कंडीशन में जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हीटिंग कर्व के साथ में, मतलब जब आप टाइम के साथ देख रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है सब्सटेंस का, कुछ टाइम के बाद में टेम्परेचर बढ़ना रुक गया है, तो ये फेस चेंज की स्टेट होगी। कोई भी सब्सटेंस, चाहे से वो मेल्ट हो रहा हो, चाहे से वो वेपोराइजेशन हो रही हो, उस केस में आप जब तक वो मेल्टिंग या वेपोराइजेशन चलता रहेगा तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो हेयर व्हाट यू कैन से, जो यहाँ पर स्टेप 2 है और स्टेप 4 है, ये मेल्टिंग के लिए हो सकता है और ये वेपोराइजेशन के लिए हो सकता है। इसका मतलब है यहां से यहां तक ये कंपाउंड सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा और ये गैस होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज -5 डिग्री सेंटीग्रेड। वो नहीं है, क्योंकि मेल्टिंग आपका -5 पे नहीं हो रहा, मेल्टिंग आपका +5 डिग्री पे हो रहा है। सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स एक्स कंसिस्ट है इन द रीजन बी। तो रीजन बी हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो सेकंड वाले को रीजन बी कह रहे हैं, ठीक है नहीं है, तो यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड एग्जिस्ट कर रहे होंगे, करेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज 55 डिग्री, ये आप यहाँ पर मैच कर सकते हो, हाँ ये 55 डिग्री है, तो बॉइलिंग पॉइंट 55 डिग्री है। सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म एक्स कंसिस्ट इन रीजन डी, तो रीजन डी आपका यहाँ पर है फोर्थ वाला, तो यहाँ तो सॉलिड और लिक्विड नहीं है, यहाँ तो लिक्विड और वेपर है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 ये दो करेक्ट है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, इक्वल मासेस ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इथेन गैस इज। सी ये क्वेश्चन आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपका क्या कहता है कि आपका जो प्रेशर है वो आपके किसी भी गैस के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। टोटल वॉल्यूम सेम रखें और टेम्परेचर सेम रखें, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस है वो उसके मोल्स के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि हम पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस ये कह सकते हैं कि वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, तो जो मोल फ्रैक्शन है वो प्रेशर फ्रैक्शन के इक्वल होगा। तो यहां पर इक्वल मोल्स नहीं ले रखे हैं दोनों गैस के, इक्वल मास ले रखे हैं। अब आप देखिए ईथेन का फार्मूला होता है C2H6, तो इसका मोलिकुलर वेट हो गया है 14 + 6 20, और हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट है 2, सॉरी ये 24 + 6 30 हो गया, 24 + 6 30 हो गया, और हाइड्रोजन गैस है 2। तो अगर हम देखें इसका मोलिकुलर वेट 2 है और इसका मोलिकुलर वेट 30 है, तो अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ ईथेन, तो अगर इसका इक्वल वेट हम माने कि दोनों का वेट इक्वल है, तो मान लेते हैं कि इसका वेट हम x ग्राम ले रहे हैं, तो इसका मोल्स हो गए x/30, और इसके भी अगर हम x ग्राम ले रहे हैं तो इसके मोल्स हो गए x/2। तो अब इथेन का जो मोल फ्रैक्शन है वो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा अगर हम वो कैलकुलेट करें, तो इथेन का मोल फ्रैक्शन आपका हो जाएगा x/30, टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगी प्लस x/2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन विल बिकम x/30
डिवाइडेड बाय x/30 प्लस x/2। तो दिस विल बिकम मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन। सिमिलरली आप मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं। तो यू कैन फाइंड आउट कि जो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो है उसी रेशियो में प्रेशर भी डिवाइडेड होगा। तो बाय सॉल्विंग यू विल फाइंड आउट कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईथेन जो है जिस रेशियो में आएगा उसी रेशियो में प्रेशर भी डिवाइड होगा। तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यू विल गेट द आंसर 2B। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इवॉल्व्ड ऑन कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 9 ग्राम ऑफ इथाइल एमीन विथ मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड HCl। अब इसके लिए थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन का आपको आइडिया होना चाहिए कि जब हम इथाइल एमीन की रिएक्शन करते हैं NaNO2 और HCl के साथ, तो मतलब यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलते हैं तो उसको आप वन ऑफ द प्रोडक्ट इस तरह लिख सकते हो कि C2H5Cl मिलेगा प्लस नाइट्रोजन मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा। तो 1 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड विल गिव 1 मोल ऑफ इथाइल एमीन विल गिव 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। दिस नाइट्रोजन प्लस दिस नाइट्रोजन दोनों ऐड करके वो N2 के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो अब आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास में 9 ग्राम ऑफ इथाइल एमीन है। तो 9 ग्राम ऑफ अगर इथाइल एमीन आपके पास में है तो 9 ग्राम को आप कन्वर्ट कर लीजिए, आप कितना हो गया 24 प्लस 7, 24 प्लस 7 31, 31 प्लस 14, 45 ग्राम इसका आपका मोलिकुलर वेट हो गया। और 45 ग्राम मोलिकुलर मतलब 1 मोल से चूंकि 1 मोल मिलता है तो 45 ग्राम अगर ये होगा तो नाइट्रोजन आपको 28 ग्राम मिलेगा। आपने चूंकि इसका 9 ग्राम ही यूज किया है तो 9 ग्राम से आपको नाइट्रोजन या तो आप सीधे मोल्स में निकाल लें या वेट में निकाल लें। तो आप कह सकते हैं कि भाई 9 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, 9 ग्राम में मोल्स होंगे 9/45 मोल्स होंगे। तो इसके इतने मोल से 9/45 मोल्स ही आपको नाइट्रोजन गैस भी मिलेगी। लेकिन आपसे एक चीज कहा है कि जो नाइट्रोजन का जो प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है वो आ, इतना टेम्परेचर और इतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कैलकुलेट करना है। तो अगेन आपके पास मोल्स पता है और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आपको निकालना है, तो यू कैन यूज द फॉर्मूला PV इज इक्वल टू NRT। नंबर ऑफ मोल्स पता है, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, तो वो आप रखिए और आप सॉल्व करिए, यू विल गेट आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ मीथेन एंड इथेन इन ए गैस मिक्सचर ऑफ 4:5। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर इज। सिंपली आप इसमें चूंकि गैस मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए हमने गैस स्टेट में माना है इसको, अदरवाइज यू कैन से ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का है। आपके पास मीथेन है, आपके पास इथेन है और इनकी मासेस का रेशियो 4:5 है। अब इनका आप मोलिकुलर वेट देखिए, तो अगर इसका मोलिकुलर वेट आप देखेंगे 16 है तो इसका मोलिकुलर वेट 30 है। अब सपोज इसका आपने 4x अगर वेट लिया है तो इसका वेट आपने 5x लिया है, यानी इसके मोल्स हो गए हैं आपके 4x/16 और इसके मोल्स आपके पास हो गए हैं 5x/30। अब आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर। तो अगर मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालेंगे तो मोल मल्टीप्लाई बाय Na होगा और ये रेशियो हमको चूंकि मीथेन इज टू इथेन निकालना है तो 4x/16 मल्टीप्लाई बाय Na and this divided by 5x divided by 30 multiply by Na। Na is एवोगाड्रो नंबर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए 4/16 मल्टीप्लाई बाय 30/5। तो आप
देख सकते हैं रफली ये आपका हो गया 24 12/8 या 4 आप कह सकते हैं 3:2। 3:2 मीन्स आपका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं the quantity that does not change for a sample of a gas in a sealed rigid container when it is cooled from 120 degree to 90 degree at constant volume। देखिए अगेन अगर आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। अब चूंकि इसके ऑप्शंस में आपको और टर्म डेंसिटी भी दिया हुआ है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी दी हुई है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल ये होती है n मल्टीप्लाई बाई 3/2 kT। अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो प्रेशर चेंज होगा। स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो एवरेज वी एवरेज आपका फॉर्मूला होता है √8RT/πm। मतलब काइनेटिक थ्योरी से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वी एवरेज चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज हो रही है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपका प्रेशर चेंज होगा। अब डेंसिटी का हम और फार्मूला इसमें देख सकते हैं। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकता हूँ वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, और यहाँ पे मैं वी ले लूँ RT। तो आपका P इज इक्वल टू रो W/V, ये आपका हो गया डेंसिटी। तो मैं डेंसिटी का फार्मूला अगर लिखूंगा यहाँ पर तो वो मेरा हो गया P मोलिकुलर वेट बाय RT। अब आप देखिए जिसमें अगर आप टेम्परेचर जिस रेशियो में चेंज करेंगे उसी रेशियो में प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो डेंसिटी विल रिमेन सेम, क्योंकि इस फार्मूले में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों आ रहा है। जिस रेशियो में टेम्परेचर चेंज होगा उसी रेशियो में प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो वी कैन से डेंसिटी विल रिमेन सेम। तो आपका आंसर होगा इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन इज सॉलिड एंड सब्लाइम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, दिस इज बिकॉज ऑफ। देखिए एट नॉर्मल टेम्परेचर आयोडीन सॉलिड स्टेट में रहती है, और इसको हम इसलिए कह सकते हैं सॉलिड क्योंकि आयोडीन आयोडीन मॉलिक्यूल्स के बीच वीक वंडरवाल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। जब आप इसको हीट करते हैं तो ये वीक वंडरवाल फोर्सेस बड़ी तेजी से टूट जाते हैं। तो इसीलिए सब्लिमेशन का मतलब है कि सीधा सॉलिड से गैस का बन जाना, बीच में लिक्विड फेज नहीं आती है। लिक्विड फेज तभी आ सकती है कि जब आपके फोर्सेस कुछ इस तरह के हों कि इंटरमीडिएट फोर्सेज हो, सो दैट मॉलिक्यूल इस स्टेट में रह पाए, इंटरमीडिएट स्टेट में कि वो लिक्विड रह पाए। तो आयोडीन के साथ में ये है कि वीक वंडरवाल फोर्सेज होते हैं, तो उनको तोड़ते ही लिक्विड स्टेट नहीं आती है, सीधा ही वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा अगेन आइडियल गैस इक्वेशन पर ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव ए स्ट्रेट लाइन प्लॉट विद आइडियल गैस। तो आप इस इक्वेशन को चेक करिए, P इक्वल टू एनआरटी को V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता ही है, चार्ल्स लॉ होता है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, स्ट्रेट लाइन होगा। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P होता है, तो P का 1/V या V का 1/P के साथ स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन V का 1/T के साथ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। A 500 ml glass flask is fitted with 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure। ठीक है। प्रेशर विथ 3 डायटोमिक गैस X, Y एंड Z। 3 तरह की गैसेज वहां पर है, X गैस है, Y गैस है और Z गैस है। द इनिशियल वॉल्यूम रेशियो ऑफ गैसेज बिफोर मिक्सिंग वाज 5:3:1। ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि इनका जो इनिशियल रेशियो है वो 5:3:1 है। The density of the heaviest gas in the mixture is not more than 25 times that of the lightest gas। Okay, तो हम कह रहे हैं कि जो डेंसिटी है हेवीएस्ट गैस की वो लाइटेस्ट गैस के कंपेरेटिवली लगभग 25 टाइम्स है। ठीक है।
मतलब 25 टाइम्स से ज़्यादा नहीं है अभी तक का मतलब ये है। When the mixture was heated, vigorous reaction takes place between X, Y and XZ in which all three gases were completely used up. ठीक है, the gases X, Y, Z रेस्पेक्टिवली आर। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको होगा क्योंकि इसमें आपको आपस में रिएक्शन इनकी करवा के देखनी होगी कि क्या रिएक्शन पॉसिबल है। जैसे अगर आप ये देखें, हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये आपस में रिएक्शन करके HF बनाएगी और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये मिलके H2O बनाएगी। तो अगर हम इसमें देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मोलर रेशियो वो 2:1 होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन का रेशियो 1:1 होगा। और इनिशियल आपको कह रहे हैं कि जो रेशियो है वो 5:3:1 है। तो आपको अब उसी तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि एक को आप अगर इसको 5A मान लें तो 5A के साथ ये कितने मोल्स होने चाहिए। जैसे अगर हम ये मान लें कि ये 5 के साथ ये 3A मोल्स हैं तो ये आपका 6A मोल्स बनेंगे। तो अगर इसका मतलब है कि 3A मोल्स यहाँ पे कंज्यूम हो गए हैं तो इसके 2A मोल्स बचे हुए हैं और 2A मोल्स के साथ ये A मोल कंज्यूम होंगे और ये A मोल बनेंगे। तो इफ यू टेक इन दैट सेंस तो आपका इक्वेशन बन जाता है कि इसके 5A रेशियो 3A रेशियो A, इस रेशियो में आप ऑक्सीजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन ले सकते हैं। और जो हेवीएस्ट गैस है यहाँ पर वो फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन को अगर आप देखो तो फ्लोरीन का जो आप कह सकते हैं F2 का जो मोलिकुलर वेट है वो हो गया 38 और हाइड्रोजन का जो मोलिकुलर वेट है वो है 2। तो ये 19 टाइम हेवियर है तो वो 25 टाइम से ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप इसको इस तरह से यूज करें तो आप कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन ट्राई विथ अदर ऑप्शंस आल्सो कि जैसे अब आप देखते हैं कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच क्या रिएक्शन होती है, वो तो H2O ही बनता। लेकिन अगर हाइड्रोजन की नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होती तो अमोनिया बनता। आल्दो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट वगैरह भी यूज होते हैं, पर अगर हम मान भी लें अमोनिया बनता तो फिर आपका जो रेशियो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का होता है यहाँ पर और फिर वो बैलेंसिंग होती नहीं, क्योंकि इस केस में आपको ये करना पड़ता कि इन दोनों का रेशियो 3:1 में कंज्यूम होता। तो 3:1 में अगर कंज्यूम होता तो अगर इसका नाइट्रोजन का यहाँ पर मैं क्या रेशियो मानूं, राइट। तो इन दैट सेंस यू कैन डू। अब इसमें एक और आता है कि हमने एक क्लोरीन क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि अगर जो काम फ्लोरीन के साथ हो सकता है बी में वही काम क्लोरीन के साथ भी हो सकता था। तो वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्लोरीन का अगर आप मोलिकुलर वेट देखोगे यहाँ पर तो 35.5 हो गया, तो 35.5 का मतलब है 71 हो गया। तो अब 2:71 आप लोगे तो फिर आपका ये 25 टाइम्स से ज्यादा हेवियर हो जाएगी क्लोरीन। तो दैट्स वाई वी एलिमिनेट हेयर ए एंड बी। और डी में तो आपका सीक्वेंस अलग हो रखा है इसलिए हमने डी नहीं चूज किया। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वांडरवाल इक्वेशन। अब ये एक क्वेश्चन है जो वांडरवाल इक्वेशन पे आया है। ऑल्दो वांडरवाल इक्वेशन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं काफी कम है, पर ये क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है जो वांडरवाल क्वेश्चन पे आया है। तो वांडरवाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ रियल गैस कैन बी रिटन एज P प्लस A बाई V स्क्वायर। 1 मोल गैस के लिए लिखा है हमने P माइनस V शुड बी इक्वल टू RT। तो फॉर द गैसेज ऑफ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, देखिए हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन, इसके लिए आपको वैल्यू ऑफ ए दे रखा है और वो इसी सीरीज में दे रखा है कि इसका 0.2453 है, 4.170 है, 2.253। अब आपको केवल बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जो वांडरवाल कांस्टेंट ए और बी क्या बतलाते हैं। तो वांडरवाल कांस्टेंट ए ये बतलाता है फोर्स ऑफ इंटरैक्शंस को अमोंग गैस मॉलिक्यूल्स।
जितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, जितना गैस का पोलर नेचर ज्यादा होगा, जो गैस आसानी से लिक्विफाई कर पाएगी उसके लिए ए की वैल्यू ज्यादा होगी। तो ए बतलाता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को और बी बतलाता है साइज को। तो चूंकि अब यहां पर बी की तो बात ही नहीं करी हुई, एक ही बात की हुई है, ए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को बता रहा है और ये आपको सीधा सीधा वैल्यू दिया हुआ है कि अमोनिया के लिए ए की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो ये सिंपल सी बात है कि अमोनिया सबसे आसानी से लिक्विफाई हो सकती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, वंडरवाल इक्वेशन को देखकर इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हेन ए सैंपल ऑफ गैस kept at 20 degree centigrade and 4 atmosphere is heated to 40 degree centigrade at constant volume। ठीक है, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखी है और टेम्परेचर रेज किया है। तो अगेन अगर हम सिंपल गैस इक्वेशन यूज करें तो हमसे कह रहे हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर हमने बढ़ाया, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, टेम्परेचर हमने बढ़ाया ही है। तो द एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल विल डिक्रीज। अब एवरेज स्पीड तो नहीं डिक्रीज करेगी ना, क्योंकि वी एवरेज हमारा है √8RT/πm। तो टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो एवरेज स्पीड तो बढ़ेगी। द नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल पर सेकंड विल रिमेन सेम। नंबर ऑफ कोलिजन, स्पीड बढ़ेगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ेंगे, तो दे कांट रिमेन सेम। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़नी है क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होगी। तो ये टी के प्रोपोर्शनल है, तो आप टी इंक्रीज करेगा तो बढ़ेगी। प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ तो टेम्परेचर आपने केवल 20 डिग्री बढ़ाया, डबल भी नहीं किया, तो प्रेशर 8 atm कैसे हो जाएगा 4 atm से। इसी कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन ये डिग्री सेंटीग्रेड में है। तो अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे इसको तो 273 + 20 293 हुआ, और अगर इसको 40 डिग्री कर दिया तो 273 + 40, ठीक है नहीं है, तो 313 हुआ। तो केल्विन में तो आपका इतना सही फर्क पड़ा है कि 293 केल्विन से 313 केल्विन हुआ, तो प्रेशर डबल नहीं होगा। तो वो एक सिली मिस्टेक इसमें की जा सकती थी। तो इसका सही आंसर हुआ सी। तो लास्ट 5 years में these are some questions which has been asked from the chapter gaseous state, and you can see कि ये क्वेश्चन सीधे सीधे या तो गैस लॉज पर है या डाल्टन्स लॉ पर है या आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे है और वान डेर वाल इक्वेशन पे है, तो सीधा सीधा है। तो अगर आप सिंपली कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज करेंगे तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एनएससीसी के लिए एटलीस्ट आप आसानी से कर लेंगे। तो फॉर टुडे वी कंक्लूड फॉर gaseous state. Next class we will take another chapter. Thank you.